बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 19 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं सुर्ख क़यामत। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज तालिया मुसन्निफ ज़हीर अहमद। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और मजीद किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 03349495 और कॉल नंबर 03002919 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। ये किताब 817 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 19 सफ़ा नंबर 392 से। क्या कोबरा स्पेसशिप में भी मिनी रेड टार्चें लगी हुई हैं? डॉक्टर एक्स ने इंतहाई इस्तराब भरे लहजे में पूछा। नो डॉक्टर एक्स, अभी मिनी रेड टार्चें सिर्फ ब्लैक बर्ड्स में ही लगाई गई हैं, लेकिन जल्द ही हम बाकी स्पेसशिप्स पर भी मिनी रेड टार्चें लगा लेंगे। कोबरा शिप्स पर गाइडेड लेजर मिसाइल और ब्लास्टिंग लेजर गन्ने और रेड लेजर फायर करने वाली गन्ने लगी हुई हैं, जिनसे जीरो लैंड की रोबो फोर्स का मुकाबला किया जा सकता है। आप बेफिक्र रहें, जीरो लैंड की रोबो फोर्स हमारी रोबो फोर्स का मुकाबला नहीं कर सकेगी और कोबरा शिप के रोबो फोर्स नाइट 15 स्पेसशिप को उनके कब्जे से छुड़ाकर ले आएगी। M2 ने जवाब देते हुए कहा, जल्दी करो, इससे पहले कि जीरो लैंड की रोबो फोर्स उन साइंसदानों को लेकर वहां से निकल जाए। डगाल्डर से कहो कि वो उन पर टूट पड़े और इन सबको तबाह करके उनसे साइंसदानों को छीन कर ले आए। डॉक्टर एक्स ने चीखते हुए कहा, यस डॉक्टर एक्स, मैं अभी डगाल्डर को हुक्म देता हूँ। M2 ने कहा, तुमने नाइट 15 स्पेसशिप को लेने के लिए कितने लोग स्पेसशिप भेजे थे? डॉक्टर एक्स ने पूछा। 4 कोबरा शिप गए हैं डॉक्टर एक्स। M2 ने कहा, सिर्फ 4 कोबरा शिप? ओ, जीरो लैंड की रोबो फोर्स के मुकाबले में इनकी तादाद बहुत कम है। M2, जीरो लैंड के कितने स्पेसशिप अब तक मार किए हैं तुमने? डॉक्टर एक्स ने परेशान होते हुए पूछा। इनकी तादाद 10 है डॉक्टर एक्स। M2 ने जवाब दिया। 10 और उनके मुकाबले में हमारे सिर्फ 4 स्पेसशिप्स हैं, तब तो वो हमारे कोबरा स्पेसशिप पर भी भारी पड़ जाएंगे। तुम फौरन जीरो पे की तरफ मजीद स्पेसशिप्स भेज दो। कम अज कम 50 फाइटर स्पेसशिप्स जाने चाहिए। जीरो लैंड की रोबो फोर्स इंतहाई खतरनाक है। उनके पास करामिक रेस मौजूद है, जिससे वो हमारी फोर्स को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए उनके मुकाबले में हमारी फोर्स की तादाद चुगनी होनी चाहिए। डॉक्टर एक्स ने कहा, ओके डॉक्टर एक्स, मैं जीरो वे पर मजीद 50 कोबरा शिप्स भेज देता हूँ। M2 ने जवाब दिया। कोबरा शिप्स नहीं, कोबरा शिप्स की जगह तुम स्पेस स्टेशन 06 से जीरो वे पर ब्लैक बर्ड्स भेजो। कोबरा शिप से ब्लैक बर्ड्स कहीं ज्यादा तेज रफ्तार और ताकतवर हैं। ब्लैक बर्ड्स में नस्ब हमारी नई टेक्नोलॉजी की वजह से जीरो लैंड की रोबो फोर्स इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। ब्लैक बर्ड्स पर न तो कोई लेजर बीम असर करती है, न लेजर मिसाइल और न ही करामिक रेस, जबकि ब्लैक बर्ड जीरो लैंड के किसी भी स्पेसशिप को आसानी से मार्क भी कर सकते हैं, बल्कि उन्हें तबाह भी कर सकते हैं। डॉक्टर एक्स ने कहा, ठीक है डॉक्टर एक्स, मैं जीरो वे पर 50 ब्लैक बर्ड्स भेज देता हूँ। M2 ने कहा और उसके साथ ही स्क्रीन से M2 का कंप्यूटर मास्टर कंप्यूटर से राब्ता खत्म हो गया और स्क्रीन ने विजन स्क्रीन की जगह ले ली और वहां एक बार फिर से हलाका महसूस मंजर उभर आया। डॉक्टर एक्स, कंट्रोल रूम में M1 की आवाज उभरी। यस M1, डॉक्टर एक्स ने चौंक कर कहा। अर्थ की ब्लू वे की तरफ से मुझे 9mm का एक कॉशन मिला है। M1 ने जवाब दिया। 9mm? क्या मतलब? डॉक्टर एक्स ने चौंक कर कहा, इसका मतलब है कि अर्थ से कोई स्पेस क्राफ्ट हला की तरफ आ रहा है और वो स्पेस क्राफ्ट स्पेस वर्ल्ड की तरफ आने वाले ब्लू वे में मौजूद है। M1 ने जवाब दिया। ओह, वो किस किस्म की स्पेस क्राफ्ट है? डॉक्टर एक्स ने चौंक कर पूछा। अभी मुझे ब्लू वे की तरफ से सिर्फ एक कॉशन मिला है। वो स्पेस क्राफ्ट मेरी रेंज में नहीं है। मैंने ब्लू वे रेड डॉट एक्टिवेट कर दिया है। जैसे ही वो स्पेसशिप
रेड डॉट की रेंज में आएगा, मैं इसे फौरन स्कैन कर लूंगा और मुझे मालूम हो जाएगा कि वो स्पेसशिप है या स्पेस क्राफ्ट। M1 ने जवाब दिया, जो भी है वो हमारे ब्लू वे पर कैसे आया है? इन वेज की तरफ तो सिर्फ हमारे स्पेसशिप सफर करते हैं, फिर ब्लू वे पर कोई और स्पेसशिप या स्पेसक्राफ्ट कैसे हो सकता है? डॉक्टर एक्स ने परेशान होते हुए कहा, यस डॉक्टर एक्स, ये वाकई परेशानी वाली बात है। M1 ने जवाब दिया, तुम फौरन स्पेसक्राफ्ट या स्पेसशिप को स्कैन करो और मालूम करो कि वो स्पेसक्राफ्ट या स्पेसशिप किस तरह से ब्लू वे की तरफ आया है। और अगर कोई अर्थ से आने वाला स्पेसक्राफ्ट है तो उसे फौरन ब्लू वे से हटा दो, और अगर वो जीरो लैंड वालों का स्पेसशिप है तो फिर रेड डॉट एक्टिवेट करने के साथ साथ तुम ब्लू वे की तरफ सिक्योरिटी फोर्स भेज दो ताकि वो स्पेसशिप को वही तबाह कर दें। अगर इस स्पेसक्राफ्ट को ब्लू वे में आगे बढ़ने से ना रोका गया तो वो हमारे स्पेस वर्ल्ड में दाखिल हो जाएगा। डॉक्टर एक्स ने बदस्तूर तशवीर लहजे में कहा, ओके डॉक्टर एक्स, मैं सिक्योरिटी के लिए स्पेस स्टेशन 06 से ब्लैकबर्ड रोबो फोर्स भेज देता हूँ ताकि वो स्पेस क्राफ्ट को ब्लू वे में ही तबाह कर दें। M1 ने कहा, हाँ ये ठीक है। ब्लैक बर्ड किसी भी स्पेस क्राफ्ट पर तेजी से हमला करके उन्हें तबाह करने का तजर्बा रखती है। ब्लैक बर्ड फोर्स के हमले से अर्थ से आने वाली स्पेस क्राफ्ट नहीं बच सकेगा। मैंने पहले ही ब्लैक बर्ड्स की फोर्स जीरो वे की तरफ भी भेज दी है। इस वे पर M2 ने भी जीरो लैंड के 10 स्पेसशिप मार्क किए हैं जो नाइट 15 स्पेसशिप को अपने साथ ले जा रहे हैं। नाइट 15 स्पेसशिप में 2 साइंसदान मौजूद हैं। वो साइंसदान मौजूद हैं जो M2 से फरार हुए थे। इससे पहले कि जीरो लैंड वाले नाइट 15 स्पेसशिप को जीरो लैंड ले जाएं, मैंने M2 को हदायत दी हैं कि वो जीरो वे पर ब्लैक बर्ड्स भेज दे ताकि वो जीरो लैंड की रोबो फोर्स को खत्म करके उसे नाइट 15 स्पेसशिप को वापस ला सके। डॉक्टर एक्स ने कहा, यस डॉक्टर एक्स, मैं भी अर्थ से आने वाले स्पेसक्राफ्ट को तबाह करने के लिए ब्लैक बर्ड भेज रहा हूँ ताकि अर्थ से आने वालों के बचने का कोई चांस बाकी न रहे। M1 ने जवाब दिया। ओके, डॉक्टर एक्स ने कहा और M1 खामोश हो गया। डॉक्टर एक्स ने डाइस पर लगे हुए चंद बटन प्रेस किए तो अचानक विंड स्क्रीन पर एक बड़े स्पेस स्टेशन का मंजर उभर आया। स्पेस स्टेशन का अकबी हिस्सा खुला हुआ था और वहां एक बहुत बड़े टनल का दहाना दिखाई दे रहा था जिसमें से लंबी गर्दनों वाले शुतुरमुर्गों जैसी शक्लों वाले स्याह रंग के स्पेसशिप्स निकल कर बाहर आ रहे थे। इन स्पेसशिप के फैले हुए परों के नीचे लेजर गन्नों के साथ लेजर मिसाइल लॉन्चर भी लगे हुए थे जिनके चमकते हुए सुर्ख सिरे साफ दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा उन स्पेसशिप के अगले हिस्से पर टार्चें भी लगी हुई थी। शुतुरमुर्गों जैसे स्पेसशिप्स टनल से निकलते ही तेजी से गोते लगाते और इस स्पेस स्टेशन के नीचे से गुजरते हुए उसके अकब की जानिब उड़ जाते थे। इन स्पेसशिप की रफ्तार बिजली की रफ्तार से भी ज्यादा तेज थी। स्पेस स्टेशन से शुतुरमुर्गों जैसे निकलने वाले स्पेसशिप्स की तादाद 10 थी। जैसे ही स्पेस स्टेशन से 20 स्पेसशिप्स निकलकर बाहर गए, स्पेस स्टेशन का टनल का दहाना फिर बंद होता चला गया। मैंने बेस ब्लैक बर्ड ब्लू वे की तरफ रवाना कर दिए हैं। डॉक्टर एक्स, मैंने 20 ब्लैक बर्ड ब्लू वे की तरफ रवाना कर दिए हैं। अचानक M1 की आवाज सुनाई दी। हाँ, मैंने देख लिया है, डॉक्टर एक्स ने जवाब दिया। ब्लैक बर्ड फोर्स अगले 4 घंटों तक ब्लू वे में दाखिल हो जाएगी। अगर ब्लू वे की तरफ से आने वाला स्पेसशिप इस रास्ते से ना हटा तो ब्लैक बर्ड उसे वहीं से तबाह कर देंगे। M1 ने जवाब दिया। रेड डॉट पर तुम स्पेस क्राफ्ट को कितनी देर में स्कैन कर लोगे? डॉक्टर एक्स ने पूछा। 1 घंटे तक मैं आपको स्पेस क्राफ्ट की सारी रिपोर्ट दे दूंगा डॉक्टर एक्स, M1 ने जवाब दिया। ओके, मैं तुम्हारी रिपोर्ट का मुंतजिर हूँ, डॉक्टर एक्स ने कहा। यस डॉक्टर एक्स, M1 ने जवाब दिया और डॉक्टर एक्स खामोश हो गया। नया पैराग्राफ। सीक्रेट सर्विस के सब इमरान के फ्लैग पर मौजूद थे।
उन सबके चेहरे लटके हुए थे। सर सुल्तान के जाने के बाद चीफ ने मीटिंग बर्खास्त कर दी थी और उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया था। इस वक्त माहौल इस कदर गंभीर हो गया था कि सफदर समेत कई मेंबरान में चीफ से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसलिए मीटिंग के बर्खास्त होते ही वो सब दानिश मंजिल से निकल आए थे। उन सब के चेहरे बुझे बुझे से थे। वो सब इंतहाई परेशान और खौफजदा दिखाई दे रहे थे। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। ये सारा मामला चूंकि इमरान और जूलिया की वजह से रोनुमा हुआ था, इसलिए उन सब ने इमरान के पास जाने का फैसला कर लिया था। चुनांचे वो सब मीटिंग रूम से निकलते ही इमरान के फ्लैट की तरफ रवाना हो गए। इमरान फ्लैट ही में था। उन सब के उतरे हुए और गमजदा चेहरे देखकर इमरान यूं हैरान हो रहा था जैसे उसे कुछ खबर ही न हो कि उनके साथ क्या सानिहा पेश आया। वो सब सिटिंग रूम में मौजूद थे और इमरान उन सब के सामने बैठा बारी बारी एक एक की शक्ल गौर से देख रहा था। तुम सबके उड़े हुए रंग और उतरे हुए चेहरे देखकर न जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे जूलिया की तरह ऐन शादी के वक्त तुम्हारी होने वाली बीवियों को भी थरीसिया अगवा करके स्पेस में ले गई हो। इमरान ने कहा, नहीं इमरान साहब, चीफ ने हमें सीक्रेट सर्विस से फारिग करने का फैसला कर लिया है। सफदर ने कहा तो इमरान यकलख्त उछल पड़ा। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। और तुम सब इतनी बड़ी खुशखबरी के बावजूद इस तरह से मुंह लटकाए बैठे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम सबकी एक सख्त गिर और पत्थर दिल नकाबपोश से जान छोड़ गई। इमरान ने कहा, यह हमारे लिए खुशी की नहीं गम की बात है। नुमानी ने कहा, गम? कैसा गम? अरे आजाद परिंदे आजाद फिजाओं में ही अच्छे लगते हैं। उन्हें अगर पिंजरे में कैद कर दिया जाए तो वक्त गुजरने के साथ साथ वो अपनी उड़ान भी भूल जाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि अच्छा हुआ है चीफ ने तुम्हें ही सीक्रेट सर्विस से फारिग कर दिया है। अब तुम भी मेरी तरह आवारा गर्द कवारों की फहरिस्त में शामिल हो गए हो। अब मेरी तरह तुम भी किसी के अहकामात के पाबंद नहीं हो। तुम अपनी मर्जी से सोच सकते हो, अपनी मर्जी से जाग सकते हो, जहां मर्जी जाओ आओ, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं करेगा। अपनी जिंदगी को एंजॉय करने का तुम्हें इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूँ अब अगर तुम सब आजाद ही हो गए हो तो अपने लिए जीवन साथी ढूंढो और उनसे शादियां करके अपने अपने घर बसा लो। 2-4 साल बाद जब तुम सबके घर में नन्हे नन्हे एजेंट आ जाएंगे तो सब मिलकर उनकी सीक्रेट सर्विस बना लेना। इमरान ने कहा, प्लीज इमरान साहब, हम इस वक्त मजाक के मूड में नहीं है। सफदर ने नागवारी से कहा, तो फिर किस मूड में हो भाई? यही बता दो। अगर चाय या कॉफी पीने का मूड है तो फिर उसके लिए तुम्हें 8-10 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। मुझे न चाय बनानी आती है न कॉफी। ये काम जनाब आगा सलेमान पाशा करते हैं। वो तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले अपने किसी दूर के रिश्तेदार को मिलने दूर गए हैं। वो कब वापस आएंगे उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। इमरान ने कहा, पहले तो आप ये बताएं कि आप चीफ की मीटिंग में क्यों नहीं आए? चीफ ने हमारे साथ साथ आपको भी तो बुलाया था। सफदर ने बात बदलते हुए कहा, मैं जानता था कि चीफ का पारा आसमान की बुलंदियों को छू रहा होगा। अगर मैं मीटिंग में आ जाता, चीफ के गुस्से का सारा मलबा मुझ पर ही गिरता और चीफ का मलबा बेहद भारी हो सकता था, जिसके गिरने से मेरी हड्डी पसली एक हो जाती। इसलिए मैं अपनी हड्डियां बचाने के लिए ही फ्लैट में दुबक गया था। इमरान ने कहा, सर सुल्तान बता रहे थे कि उन्हें चीफ ने आपकी सिफारिश से मीटिंग में बुलाया था। कैप्टन शकील ने इमरान की जानब गौर से देखते हुए कहा, हाँ, चीफ ने हम सबका कोर्ट मार्शल करने का फैसला कर लिया था। इसलिए मैंने चीफ को मशवरा दिया था कि ऐसा करने के लिए उन्हें मीटिंग रूम में इमरान के साथ साथ सर सुल्तान को भी मदऊ कर लेना चाहिए, ताकि जो भी कार्रवाई हो उनके सामने हो। मैंने ये बात महज चीफ को समझाने के लिए की थी, लेकिन मैं चाहता था कि सर सुल्तान जब वहां जाए तो वो कुछ भी करके तुम सबका कोर्ट मार्शल मौखर करा दें। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, ओह,
सर सुल्तान ने मीटिंग रूम में जो कुछ कहा है वो सब आपके कहने पर कहा है, सिद्दीकी ने चौंकते हुए कहा। क्या मतलब? क्या कहा था उन्होंने? इमरान ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा। क्या आपको नहीं मालूम कि आज मीटिंग रूम में क्या हुआ है? सफदर ने भी इमरान की जानिब गौर से देखते हुए कहा। नहीं, अभी मेरी चीफ या सर सुल्तान से कोई बात नहीं हुई। मैं तो चीफ या सर सुल्तान की कॉल का मुंतजिर था। इमरान ने जवाब दिया तो वो सब एक तवील सांस लेकर रह गए। फिर सफदर ने इमरान को तफसील बतानी शुरू कर दी कि किस तरह से सर सुल्तान मीटिंग रूम में आए थे। चीफ ने उन्हें इमरान और जूलिया की शादी के सिलसिले में किस तरह अपने गुस्से का इजहार किया था और किस तरह से उन्हें सीक्रेट सर्विस से इस्तीफा देने या फारिग करने का कहा था। उसके बाद सर सुल्तान और चीफ के दरमियान जो सख्त जुमलों और तल्ख कलामी हुई थी, उनके बारे में भी सफदर ने बहुत तफसील से इमरान को बता दिया और उसे ये भी बता दिया कि किस तरह से सर सुल्तान गुस्से से मीटिंग रूम से उठकर चले गए और चीफ ने सर सुल्तान के जाते ही मीटिंग बर्खास्त कर दी थी। बाप रे! सर सुल्तान चीफ के सामने डट गए थे। वाकई उनकी हिम्मत और उनकी बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने चीफ को इस तरह से आड़े हाथों लिया था, वरना चीफ के सामने बात करते तो हम सबकी जान ही निकल जाती है। इमरान ने कहा। जी हाँ, वाकई सर सुल्तान अपने मौके पर डट गए थे और इस बार उन्होंने इंतहाई दिलेराना और हिम्मत का मुजाहरा किया था। उन्होंने चीफ की हर सख्त बात का जवाब सख्त अंदाज में और तलख बातों का जवाब तलख अंदाज में ही दिया था। जिस तरह से वो गुस्से से उठकर गए थे, हमें तो यूं लग रहा था जैसे सर सुल्तान के खिलाफ अब चीफ इंतहाई सख्त एक्शन लेगा। चौहान ने कहा, नहीं, चीफ ऐसा नहीं कर सकेगा। सर सुल्तान का मौकफ गलत नहीं है। जिस शिक के लिए सर सुल्तान ने चीफ के सामने सर उठाया है, वो अपनी जगह एक मुसलमान हकीकत है। इस्लामी कानून और इस्लामी नजरिए के तहत मुआहदे में शादी न करने वाली शिक कतई गलत और गैर शरई है, जिसका चीफ को भी एहसास है। चीफ बस रूल्स की गिरफ्त में जकड़ा हुआ है, इसलिए शायद वो अपनी जगह दुरुस्त है। बहरहाल जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है। इस दुनिया में कोई तो बाहिम्मत इंसान है जो X2 जैसे पहाड़ से टकराने और उसके सामने सर उठाकर बात करने का हौसला रखता है। इमरान ने कहा। वो तो ठीक है, लेकिन क्या चीफ सर सुल्तान की बात मानकर हमारी सजाएं मौखर कर देगा? क्या वो हमें इतनी आसानी से माफ कर देगा? कैप्टन शकील ने परेशानी के आलम में कहा। हाँ, अगर तुम्हारे कहने के मुताबिक चीफ ने सर सुल्तान को गुस्से से जाते हुए देखकर उन्हें रोकने या कुछ कहने की कोशिश नहीं की थी, तो फिर मेरा ख्याल है चीफ को भी इस बात का एहसास हो गया होगा कि सर सुल्तान का मौकफ दुरुस्त है और उन्हें अपने मौकफ को दुरुस्त साबित करने का मौका दे देना चाहिए। सर सुल्तान को मैं बखूबी जानता हूँ, वो मावराए आइन कोई काम नहीं करते। अगर उन्होंने महदे की शक हजफ कराने का फैसला किया है तो वो उसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे और चीफ उस वक्त तक कुछ नहीं करेगा जब तक सर सुल्तान अपनी कोशिशों में कामयाब या नाकाम नहीं हो जाते। इमरान ने कहा। फिर भी हमारे सरों पर तो हर वक्त मौत की तलवार लटकी रहेगी ना, न जाने कब सर सुल्तान अपने मकसद में कामयाब हो। नुमानी ने कहा। मायने में तब्दीली के लिए पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत की जरूरत पड़ती है। ये दुरुस्त है कि इस वक्त बरसरे इक़्तिदार सियासी जमातों के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, लेकिन चूंकि ये शरई मसला है इसलिए इस पर किसी जमात को कोई एतराज नहीं होगा और वो आसानी से कानून के इस बिल में इस शिक की तरमीम की मंजूरी दे देंगे। जैसे ही बिल पास होगा तुम्हारे सरों से ये तलवार हमेशा के लिए हट जाएगी। इमरान ने तसल्ली देते हुए कहा। काश ऐसा ही हो, वरना सीक्रेट सर्विस से अलग होने के ख्याल से ही हमारी तो रूहें कांप रही हैं। हावर ने कहा। उसी लम्हे अचानक अंदरूनी कमरे में फोन की घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। 1 मिनट में फोन सुनकर आता हूँ, इमरान ने कहा और उठकर तेज से चलता हुआ
दूसरे कमरे में चला गया। तकरीबन 20 मिनटों बाद वो वापस आया तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल रही थी। क्या हुआ? सफदर ने इसे मुस्कुराते देखकर उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए कहा, सर सुल्तान के घर बेटा और चीफ के घर बेटी पैदा हुई है। दोनों में रिश्ता तय पा गया है। अगले 20-25 सालों बाद हमें उनकी शादी में आने का पैगाम है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और उन सब के होंठों पर न चाहते हुए भी मुस्कुराहट आ गई। किसका फोन था? कैप्टन शकील ने पूछा। सर सुल्तान का, इमरान ने जवाब दिया। और क्या कहा है उन्होंने? सफदर ने बेचैनी से पूछा। बताया तो है, उनके घर बेटे की पैदाइश हुई है। फिर मैंने चीफ से बात की तो उन्होंने अपनी बेटी की पैदाइश की खुशखबरी सुना दी। इमरान ने उसी अंदाज में कहा, ओह, तो क्या आपने चीफ से भी बात की है? सफदर ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा, हाँ, चीफ ने फिलहाल तुम सबकी सजाएं मौखर कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि इस बात का हतमी फैसला अब उस वक्त किया जाएगा जब या तो सर सुल्तान अपनी बात सच करके दिखाएंगे या फिर चीफ के फैसले को मिन व अन तस्लीम कर लेंगे। इमरान ने कहा, ओ अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है कि उसने हमारी दुआ कबूल कर ली और चीफ ने हमारी सजाएं मौखर कर दी। सफदर ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा। इमरान ने उन्हें बताया कि सर सुल्तान और चीफ से इसकी जो बात हुई है उसके मुताबिक इन सब के सरों पर जो मौत की तलवार लटक गई थी वो सर सुल्तान की वजह से टल गई थी। चीफ ने उनसे ये भी कहा है कि वो इनसे और इन मेंबरान से इस सिलसिले में उस वक्त तक कोई बात नहीं करेगा जब तक सर सुल्तान दोबारा मीटिंग रूम में आकर अपना मौकफ दुरुस्त साबित नहीं कर देते या अपनी नाकामी का इकरार नहीं कर लेते। उस वक्त तक सब मेंबरान सीक्रेट सर्विस का हिस्सा ही रहेंगे और वो सब उसी तरह से काम करते रहेंगे जैसा कि करते चले आ रहे थे। और क्या कहा है चीफ ने? क्रास्टी ने भी अपने सर से खतरे की तलवार का साया टलते देखकर इतना इंतहाई इत्मीनान भरे अंदाज में कहा। चीफ ने यह भी कहा है, इमरान गो के सीक्रेट सर्विस का बाकायदा मेंबर नहीं है, लेकिन वो सीक्रेट सर्विस के असूल और जवाबत को जानता है। उसे जूलिया को और तुम सबको ब्रीफ करना चाहिए था कि हम सब सरफरोश हैं, हमारे जिस्म जान कौम की अमानत है। शादी करना एक एहसन कदम जरूर है, लेकिन जान हथेली पर रखकर और मुल्क कौम के लिए कुर्बान हो जाने का अज़म उसे कहीं अरफा है। इमरान ही हर बार तुम सबका लीडर बनता है। उसने भी जूलिया को शादी करने से मना नहीं किया था, इसलिए जो सजा तुम्हारे लिए तजवीज होगी उसी सजा का इमरान भी मुस्तहिक होगा। लेकिन अभी तुम सब उस गलती के लिए किसी सजा के जुमरे में नहीं आते। इमरान ने कहा तो उस सबके चेहरों पर कदरे रौनक आ गई। थैंक गॉड, आपने ये सब बताकर हमारी सारी परेशानी दूर कर दी है। अब हम सब मुतमईन हैं, सदीकी ने कहा। चीफ ने मुझे स्पेस मिशन की ब्रीफिंग भी दी है और मुझे इस बात की इजाजत भी दी है कि मैं तुम सबको अपने साथ स्पेस में ले जा सकता हूँ। चीफ ने कहा है कि जिस तरह से जीरो लैंड की नागन थ्रीसिया हम सबकी मौजूदगी में जूलिया को अगवा करके ले गई है, ये पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। चीफ की मालूमात के तहत थ्रीसिया जूलिया को लेकर ट्रांसमिट होकर हला में चली गई है। वो जूलिया को कहां और हला के किस हिस्से में ले गई है, इसके बारे में चीफ के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसलिए उन्होंने हमें हला में जाकर जूलिया को तलाश करने के साथ साथ डॉक्टर एक्स से भी नमर्द आजमा होने का कहा है। उस डॉक्टर एक्स से जिसका वंडरलैंड कुछ अर्सा कबल हम सब ने मिलकर तबाह किया था। चीफ ने कहा है कि डॉक्टर एक्स का वंडरलैंड चूंकि तबाह हो चुका था और वो वंडरलैंड से ट्रांसमिट होकर हला में मौजूद किसी मसनूई सियारे में चला गया था। वहां जाकर भी उसने अपनी शैतानी रवश नहीं बदली है और वो बदस्तूर दुनिया पर कब्जा करने और दुनिया पर अपना तसल्लुत जमाने के लिए मुसलसल मशीनी अंदाज में काम कर रहा है। डॉक्टर एक्स के वंडरलैंड को चूंकि हम सब ने मिलकर तबाह किया था और हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से है, इसलिए डॉक्टर एक्स ने हम सब से बदला लेने के लिए
इस बार पाकेशिया को ही तबाह करने का प्रोग्राम बना लिया है। हालांकि इस वक्त डॉक्टर एक्स को जीरो लैंड वालों पर बढ़तरी हासिल है। उसने जीरो लैंड वालों को नीचा दिखाकर हला में काफी हद तक अपना तसल्लुत कायम कर लिया है और उसने हला में एक स्पेस वर्ल्ड बना लिया है जहां उसके मुतअद्दिद हवाई स्टेशन मौजूद हैं जो कंप्यूटर और रोबोट सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं। डॉक्टर एक्स के हला में वो दो बड़े हवाई स्टेशन हैं जिनमें से एक का नाम M1 है और दूसरा M2। डॉक्टर एक्स ने हला में रहकर इजादात का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू कर रखा है। वो दुनिया पर अपने पंजे गाड़ने के लिए नित नई इजादात कर रहा है। इन इजादात में उसकी सबसे बड़ी और खतरनाक इजाद रेड टॉर्च है। रेड टॉर्च एक सैटेलाइट है जिसकी शक्ल आम इस्तेमाल होने वाली टार्चों जैसी ही है। इस रेड टॉर्च से निकलने वाली रोशनी इंतहाई तेज और इंतहाई हद तक गर्म होती है। डॉक्टर एक्स ने महसूस लेजर लाइट्स के जरिए उस टॉर्च की ताकत इस हद तक बढ़ा दी है जिससे रेड टॉर्च नामी सैटेलाइट से निकलने वाली सुर्ख रोशनी जमीन के किसी भी हिस्से में सूरज की रोशनी के साथ फैलाकर फेंकी जा सकती है और इस रोशनी का दायराकार इंतहाई वसी है। डॉक्टर एक्स के रेड टॉर्च सैटेलाइट की रेड हीट देने वाली रोशनी हजारों मीटर के दायरे के तहत फैलती है जो किसी भी मुल्क के हर हिस्से को अपनी लपेट में ले सकती है और इस सुर्ख रोशनी से पैदा होने वाली हीट 10,000 मेगा केवी 10,000 मेगा के एटम बम से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है जिसकी जद में आने वाली हर चीज लम्हों में जलकर खाकस्तर हो जाती है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक रेड टॉर्च की रेड लाइट 10 लाख फ़ारेनहीट के तहत काम करती है और इस हद तक फ़ारेनहीट में क्या हो सकता है इसका अंदाजा तुम सब बखूबी लगा सकते हो। डॉक्टर एक्स की रेड टॉर्च तैयारी के आखिरी मराहल में है और डॉक्टर एक्स ने यह भी फैसला किया है कि वो रेड टॉर्च का पहला तजर्बा पाकेशिया ही पर करेगा और पाकेशिया पर रेड लाइट फैलाकर पाकेशिया पर सुर्ख क़यामत बर्पा कर देगा जिससे पाकेशिया मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो जाएगा। पाकेशिया पर सुर्ख क़यामत बर्पा करके एक तो डॉक्टर एक्स पाकेशिया से वंडरलैंड की तबाही का बदला लेना चाहता है और फिर पाकेशिया पर किए जाने वाले तजर्बे से वो पूरी दुनिया पर अपनी धाक बिठाना चाहता है और जिसके पास रेड टॉर्च जैसा सुर्ख क़यामत बर्पा कर देने वाला इंतहाई ताकतवर साइंसी हथियार हो उसके सामने आम ममालिक तो क्या सुपर पावर्स भी सर झुकाने पर मजबूर हो जाएंगे। डॉक्टर एक्स अपने मज़मूम इरादों को अमली जामा पहनाने के लिए तैयार है और वो हर हाल में रेड लाइट से पाकेशिया को ही फर्स्ट टारगेट बनाना चाहता है। इसलिए हमें हर हाल में हला में जाकर डॉक्टर एक्स को उसके भयानक और शैतानी अज़ाइम से रोकना है और उसे उसके मज़मूम इरादों से रोकने का एक ही तरीका है कि हम सब स्पेस में जाकर उसका स्पेस वर्ल्ड तबाह कर दें और डॉक्टर एक्स के तमाम हवाई स्टेशनों समेत उसके रेड टॉर्च नामी सैटेलाइट को भी तबाह कर दिया जाए और डॉक्टर एक्स जैसे शैतानी दिमाग रखने वाले साइंसदान को भी हलाक कर दिया जाए। डॉक्टर एक्स चूंकि रेड लाइट से पाकेशिया को फर्स्ट टारगेट बनाना चाहता है इसलिए चीफ चाहता है कि इस सिलसिले में तुम सब काम करो और हला में जाकर न सिर्फ ये कि जूलिया को तलाश करो बल्कि डॉक्टर एक्स के स्पेस वर्ल्ड को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दो। डॉक्टर एक्स पर बराह रास्त हाथ डालने का कोई तरीका नहीं है इसलिए अब उसका हलाक होना न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए सूदमंद होगा। इमरान ने मुसलसल बोलते हुए कहा। वो सब खामोशी से इमरान की बातें सुन रहे थे। क्या चीफ ने ये बताया है कि डॉक्टर एक्स का स्पेस वर्ल्ड हला के किस हिस्से में है और हमें वहां तक पहुंचने के लिए किन रास्तों पर सफर करना होगा? हम एक बार ही आपके साथ स्पेस में गए थे जब हम जीरो लैंड का फ्रास्को हेडक्वार्टर तबाह करने के लिए गए थे। सफदर ने पूछा। स्पेस में तुम्हें साथ ले जाने के चीफ ने मुझे ही अहकाम दिए हैं, इसलिए ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। हमारे पास जीरो लैंड का रेड स्पेसशिप है।
रेड स्पेसशिप से ही हम सब स्पेस में जा सकते हैं, और डॉक्टर एक्स का स्पेस वर्ल्ड कहाँ है, उसे हला में जाकर हमें खुद ही तलाश करना होगा। इमरान ने जवाब दिया, थैंक गॉड, आपने ये सब बताकर हमारी सारी परेशानी दूर कर दी है। अब हम सब मुतमईन हैं। सदीकी ने कहा, स्पेस में जाकर हमें 3 मिशन पूरे करने होंगे। क्या तुम सब मेरे साथ स्पेस में जाने के लिए तैयार हो? इमरान ने कहा, जी हाँ इमरान साहब, ये भी भला कोई पूछने की बात है जब हम सब ही आपके साथ जाएंगे। सफदर ने कहा, एक बार आप हमें तीनों मिशनों की तफसील बता दें तो ज्यादा बेहतर होगा। कैप्टन शकील ने कहा, स्पेस में एक स्पेसशिप है जिसकी बैटरियों के लिंक्ड वायर टूटे हुए हैं और उसका कंट्रोलिंग सिस्टम खराब हो चुका है, जिसकी वजह से वो स्पेसशिप हवा में भटक रहा है। इस स्पेसशिप में दुनिया के 10 साइंसदान मौजूद हैं, जिनमें पाकिस्तान के भी एक अजीम साइंसदान डॉक्टर जबरान मौजूद है। इमरान ने कहा, और फिर वो इमरान को डॉक्टर जबरान और स्पेसशिप में मौजूद साइंसदानों के बारे में तफसीलात से आगाह करना शुरू कर दिया। और ओह ठीक है, हम अपने मिशनों को पूरा करने के लिए जरूर जाएंगे। हमारे लिए तीनों मिशन ही बेहद अहमियत के हामिल है। एक तरफ 3CM मिस जूलिया को अगवा करके ले गई है, दूसरी तरफ डॉक्टर एक्स के स्पेस स्टेशन से 10 साइंसदान फरार होकर हला की कैदी बन गए हैं, और तीसरा ये कि डॉक्टर एक्स ने पाकिस्तान को तबाह करने के लिए सुर्ख क़यामत बर्पा करने वाला एक सैटेलाइट इजाद कर लिया है। हमें न सिर्फ इस सैटेलाइट बल्कि डॉक्टर एक्स की स्पेस वर्ल्ड को भी तबाह करना है, बल्कि हला में मौजूद उन 10 साइंसदानों को भी तलाश करके लाना है जिनमें हमारे मुल्क के एक अजीम साइंसदान डॉक्टर जबरान भी मौजूद है। और फिर हमें T3B के कैद से मिस जूलिया को भी छुड़ा कर लाना है। इन तीनों मिशनों को पूरा करने के लिए हम सर धड़ की बाजी लगा देंगे। सफदर ने अज़म भरे लहजे में कहा, हाँ इमरान साहब, हम डॉक्टर एक्स को कभी उसके घिनौने इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।